अच्छा, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जैसे आपका फर्स्ट टर्म में भी आया था, सभी को बेसिक प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे इवेलुएट करते हैं, ये सब आते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें को जल्दी से गो थ्रू करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ, कोई बताएगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। भाई रोज और कॉलम क्या होंगे? अगर इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई बताएगा डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। चलो बताना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नो नो सर। नो क्या सर। इसको, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, अगर मैंने लिखा 3 4 5 0 0 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस सर। नो सर। नो सर। हो होगा या नहीं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, सर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। पहली बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसका रीजन क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स में, इन डायगोनल मैट्रिक्स आपका जो ए आई जे होगा दैट विल बी जीरो इफ आई और जे इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो क्या आएगा? वो एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा, और बाकी क्या होंगे? नॉन जीरो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मैंने ऐसा दिया, डायगोनल मैट्रिक्स का एक और तरह का मैट्रिक्स होता है, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ऐसा लिख दिया 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो यहां पर आपने नोटिस करा ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, पर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल भी है। क्लियर है? यस सर। यस और सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सभी को पता होगा, डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। इसको आई से भी डिनोट कर देते, राइट? यस आई सर। फॉर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जैसे इंटीजर्स में या जब हम पढ़ते थे रियल नंबर्स, उसमें 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। मतलब अगर 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम वही रियल नंबर आता था। इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो या इस तरह से कर दो उल्टा, प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग, आंसर वही मैट्रिक्स आएगा, है ना? इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका डिटरमिनेंट कितना होता था याद है? 0। 1 आता है बेटा, 0 कहां से आ जाएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। इसका डिटरमिनेंट 1 होगा, 0 नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। एक होता था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद है? यस सर। यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता था स्क्यू। पहली बात तो ये दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये कैसे होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्क्वायर में। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। दूसरी बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता था जिसका ट्रांसपोज करने पे, ट्रांसपोज तो याद है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, यस सर। यस सर। ए ट्रांसपोज की जगह ए टी लिख दो इस तरह से, या ऐसे ए इस तरह से लिख दो, ये भी ट्रांसपोज। तो अगर ट्रांसपोज करने पे अगर मैट्रिक्स अपने आप इक्वल आ जाता है अपने, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और अगर ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव एक इक्वल आता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया सिमेट्रिक का, 1 3 4, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया, सॉरी 0 की जगह यहाँ ले लिया 4 0 और -2। क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। तो मैंने नोटिस करा कि भाई ये वाले एलिमेंट, ये हो गया 1 2 पहले वाला, और दूसरे वाला हो गया 2 1 सेम है। फिर ये आपका हो गया 1 3, ये 3 1 सेम है। फिर ये हो गया आपका 2 3, और ये हो गया 3 2, ये भी सेम है। लेकिन डायगोनल वाले एलिमेंट जो है उनको कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो मतलब अगर आपका डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट जो है वो इस तरह से एडजस्ट करने कि सिमेट्रिक बन जाए। कैसे? कि मैंने 1 2 जो लिखा एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी ये वाला, तो यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी वही लिख दिया। तो अगर इस तरह से मैच कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोज करके अगर आप देखोगे इसका, तो सेम ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद है कि अगर ए ट्रांसपोज करने पे आता तो सेम है लेकिन नेगेटिव आ जाता है, मतलब कुछ ऐसा, मान लो हमने लिख दिया
0 3 -7 -3 0 4 7 -4 0। अगर मैं इसका अगर ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सभी को दिख रहा है इसका Yes, ट्रांसपोज sir. करने पे? तो अगर इसका ट्रांसपोज करने पे आपका नेगेटिव ए के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में एक खास बात है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होंगे हमारे? जीरो, यानी कि ए आई जे आपका जीरो होगा जब आई और जे क्या है? इक्वल है। जैसे एलिमेंट को लिखते हैं तो एलिमेंट को डिनोट करने के लिए इस तरह से लिखते हैं ना, ए आई जे। आई रिप्रेजेंट रोज एंड जे रिप्रेजेंट द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर आई और जे इक्वल है, मतलब 1 1 2 2 3 3, ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट इनको बोलते हैं, ये सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है Yes, कि अच्छा, ऐसा क्यों कि डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में? उसका रीजन ये है कि अगर डायगोनल एलिमेंट में जो भी हम एलिमेंट लेते हैं डायगोनल एलिमेंट, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो डायगोनल एलिमेंट तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वहीं का वहीं रह जाएगा। अच्छा, और आप क्या बोल रहे हो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव आता है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट में जब हमने ट्रांसपोज किया तो डायगोनल एलिमेंट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। जो 2 2 वाला एलिमेंट है वो A22 ही रहेगा, वही वही। तो एक ही एलिमेंट ऐसा होता है, मतलब एक ही लाइक रियल नंबर ऐसा होता है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो नेगेटिव आना चाहिए, तो अगर मैं 2 लिख दूंगा तो फिर 2 अपना नेगेटिव -2 के तो इक्वल नहीं होता, तो इक्वल नहीं आएगा। तो डायगोनल एलिमेंट में एक ऐसा रियल नंबर लिखना पड़ेगा जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, और वो सिर्फ एक ही है। कौन है? जीरो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये रीजन है कि आपका डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं सारे के सारे क्या आ जाते हैं? जीरो आ जाते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, फिर आपको ये भी पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो, जिसमें जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये आपका सिमेट्रिक होगा और क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर? तो Yes, अगर आप इसको पी मान रहे हो और इसको क्यू मान रहे हो, तो अगर इन दोनों का सम करोगे तो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स का सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये आप प्रूव भी कर सकते हो कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, क्योंकि ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पता होंगी क्या क्या। ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दोगे तो ए आ जाएगा। हाँ बेटा, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला कि अगर कुछ ट्रांसपोज की जैसे प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे ए आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं ए बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और पूरे का ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो वो कैसे ओपन होगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज या उल्टा होगा? उल्टा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट? ठीक है। इसी तरह से अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिखा है या ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये दोनों एक ही बात है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर अगर प्लस माइनस में लिखा हुआ है, लेट्स से ऐसा ए प्लस माइनस बी मैट्रिक्स और पूरे का ट्रांसपोज, तो क्या करते हैं? ए का ट्रांसपोज और फिर पहले बी का ट्रांसपोज। मतलब अगर प्लस माइनस में लिखे हुए मैट्रिसेस तो सबका बस ट्रांसपोज कर दो, दैट विल बी आंसर। और अगर ऐसे कुछ स्केलर लिखा है मल्टीप्लाई में ए के साथ, तो के तो बाहर आ जाएगा, के तो एक नंबर है, उसका तो कुछ नहीं करना आपको, बस ए का ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो आप प्रूव कर सकते हो कि हाफ जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कैसा है? हमारा सिमेट्रिक है। कैसे? अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज करता हूं तो कैसे ओपन होगा? हाफ तो बाहर आ जाएगा, ए का भी ट्रांसपोज होगा और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट? तो आंसर क्या आएगा? हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए। और कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है मैट्रिसेस में कि ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दो, सेम बात है। पर ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं लिख सकते, प्लस में तो लिख ही सकते हैं। तो यानी सेम मैट्रिक्स आ गया जो जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो अगर ट्रांसपोज करने पे सेम आ रहा है, दैट मींस ये जो हमने लिखा था, ये मैट्रिक्स हमारा कैसा मैट्रिक्स था? सिमेट्रिक था। क्लियर है? Yes, sir. और अगर माइनस में लेके करोगे तो वो उल्टा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अच्छा, डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सभी ने? Yes, sir. डिटरमिनेंट, Yes, sir.
मेरे ख्याल से जो तुम्हारा अभी फर्स्ट टर्म का या जो सीबीएसई का एग्जाम होता है उसमें प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की आनी थी याद है, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन जो थे, सभी को पता है? Yes. Yes, sir. डिटरमिनेंट, पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो अच्छा डिटरमिनेंट जब सॉल्व करेंगे हम तो कैसे मैट्रिक्स का सॉल्व होता है डिटरमिनेंट, कोई से भी मैट्रिक्स का या सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, राइट, डिटरमिनेंट निकलता है। तो ए मान लो ऐसा दिया हुआ है, पहले 2 by 2 वाला ले लेते हैं, 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। तो इसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो उसको ऐसे लिख देते हैं DET, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, और कई जगह पे डेल्टा भी बना देते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से और माइनस कर देंगे ये वाला, राइट, 3 into 4, क्या आ जाएगा आंसर, -2। ये तो हो गया 2 by 2 का। अगर मुझे 3 by 3 का करना है, इफ ये ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 -1 4 5 -2 0 1, इसका निकालना है डिटरमिनेंट, तो कैसे करेंगे? अच्छा इससे पहले माइनर कोफैक्टर याद है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबसे पहले माइनर, कोई बताएगा माइनर क्या इसका, M11 क्या होगा? M11 कैसे करते थे हम? इसको भूल जाओ, इस वाले और इस वाले को भूल जाओ, जो बच गया Sir, 4 5 0 1, 5 हाँ 0. 4 into 1 माइनस 0, तो कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा, राइट, Yes, sir. ठीक है। बेटा किसी को नहीं आता तो बता देना माइनर, तो ये इसका आ गया आंसर 4, मैं अज्यूम करके चलो छोटी छोटी बातें आपको पता है। M12 कितना आएगा? So, -1 5 -2 1. तो कितना हो जाएगा M12? Sir, 9 आ जाएगा. So 9. M12 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और प्लस का क्या आएगा, 10 हो जाएगा, राइट, तो 9 हो जाएगा। अच्छा अब जैसे माइनर सारे के सारे लिख लेंगे हम इस तरह से, सभी लिख लिया हमने। अगर मान लो कोफैक्टर निकालना होता तो कोफैक्टर C11 कितना होता? -1 C11 to तो the 4, eighth power. हाँ सर 9 ही आ जाएगा। नहीं C11 तो 4 ही आएगा, हाँ Yes, लेकिन sir. C12 क्या हो जाएगा, C12 आपका -9. नेगेटिव -9. -9 इसलिए हो गया क्योंकि आपको पता होगा कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है वो ये होता है ना, I + J होल पावर, सॉरी क्या लिखते हैं, माइनर की पावर, -1 to the power I plus. हाँ -1 की पावर I + J, मतलब अगर रो और कॉलम को ऐड करके आपका ऑड आ रहा है तो फिर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब जो भी साइन लिखा है उससे नेगेटिव लिख दोगे और माइनर जो पहले वाला था, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है। अच्छा फिर आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, C12 C13 21 22 23 31 32 33, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या आता है मेरा, एडजॉइंट, क्या आता था, Adjoint. एडजॉइंट आता था। फिर आपको पता है ए इनवर्स कैसे निकालते थे इसी से, ए इनवर्स का 1 फॉर्मूला by होता था determinant. एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, लेकिन उससे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन आप बोलोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर डिवाइड में 0 हो गया तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए कंडीशन पहले सेटिस्फाई करा के देखनी कि हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की, बेसिक्स लाइक तो सभी को याद है क्या क्या थी, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता था, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, है ना, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या आता था, डिटरमिनेंट ए आई आता था, याद है? Yes, sir. तो ठीक है। अच्छा अब ए इनवर्स निकालने का एक तो तरीका ये हो गया कि ए इनवर्स कैसे निकालो, कि को पहले इंश्योर करो कि आपका जो डिटरमिनेंट ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर उसके बाद एडजॉइंट निकाल दो, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करके, और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, तो एक तो तरीका ये हो गया ए इनवर्स निकालने का। कभी कभी आपको इक्वेशन गिवन होती है, जैसे किसी ने कह दिया कि एक ए मैट्रिक्स सच दैट कि a³ - 3a² + 5a + i = 0, 0 जो ये लिखा है 0 नहीं है, क्या होता है,
नल मैट्रिक्स। इसका जो ऑर्डर होगा वो जो ए का ऑर्डर है वही होगा, ठीक है। तो उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें सारी एंट्रीज क्या होती थी हमारी, 0 होती थी। तो यहां से अगर बोलते कि ए इनवर्स निकालो, देन फाइंड ए इनवर्स, तो कैसे करोगे, पहले प्री मल्टीप्लाइंग कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर दो ए इनवर्स से। तो मैंने प्री मल्टीप्लाइंग कर दी ए इनवर्स से, ए क्यूब को ऐसे लिख दिया -3 ए इनवर्स ए प्लस 5 ए इनवर्स ए और प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स ओ मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स। आपको पता है ये कितना आएगा, किसी भी को मैट्रिक्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मैट्रिक्स आएगा इन ए इनवर्स, नल मैट्रिक्स 0, ये नल ही हो जाएगा। ये कितना आएगा 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, क्या बन जाएगा, सिर्फ 5 या 5 आई, 5 आई भी बनेगा बेटा, इसमें आई भी आएगा साथ में। ऐसा नहीं कि ए इनवर्स को ए से काट दिया और छोड़ दिया, साथ में 5 जो होगा वो तो नंबर हो जाएगा हमारा रियल नंबर, हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो 5 आई लिखोगे, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स उससे मल्टीप्लाई करके आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई, क्लियर है, yes ठीक है भाई। yes sir यहाँ पे भी क्या आएगा -3a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो यहाँ से आप a इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 3a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i, ये सॉल्व कर सकते हो ना, a की वैल्यू अगर गिवन हो तो, क्लियर है, yes sir ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अच्छा, इसके बाद आता है मैटर, जैसे मैंने बोला डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। तो जैसे मान लो कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है हमें, लेट्स से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में क्या क्या आता है, जैसे पहला आता है अगर कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ हमें, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, लेट्स से अगर मैंने क्या किया, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, कोई भी दो रो या दो कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो लेट्स से मैंने क्या कर दिया, रो और कॉलम ऑपरेशन सभी को याद है कैसे लगाते थे, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया सेकंड रो के साथ, ये अप्लाई कर दिया, अप्लाई, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अच्छा सभी बताओ एक बार पहले, किसी को ऐसा तो नहीं क्लियर नहीं है कि रो कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं डिटरमिनेंट में, सभी को पता है, yes sir ठीक है। तो अगर मैंने फर्स्ट रो सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया तो मेरा जो डिटरमिनेंट होगा, पहले मान लो डेल्टा था, तो अगर मैंने इंटरचेंज करके क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, ए फर्स्ट रो को, मतलब मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट रो की जगह सेकंड लिख दिया, सेकंड की जगह फर्स्ट, सेकंड की जगह फर्स्ट लिख दिया और फर्स्ट की जगह सेकंड ऐसे लिख दिया, और थर्ड का थर्ड ही रखा है एज इट इज। तो आपका जो अब आंसर आएगा वो पहले वाले का क्या आएगा, माइनस आएगा, मतलब माइनस डेल्टा हो जाएगा, क्लियर है। तो कोई भी दो रो या कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो उससे क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट नेगेटिव आएगा। दूसरा, अगर किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं, कोई भी एक रो या एक कॉलम पूरी की पूरी अगर 0 है, तो नो मैटर की बाकी जगह पे क्या लिखा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा सेम बात है, अगर किसी भी रो या कॉलम, दो रो या दो कोई भी कॉलम अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तब भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर ऐसा लिखा है तब भी आंसर 0 आएगा। और अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शन में मतलब एक है 2 1 3 और यहाँ पे लिखा है 1 10 7 और एक जगह पे लिखा है 8 4 और 12, तब भी आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जो 2 और 8 है 1:4 रेशियो में, ये भी 1:4 रेशियो में और ये भी 1:4 रेशियो में, तब भी डिटरमिनेंट 0 आएगा, क्लियर है। yes sir फिर है अगर डिटरमिनेंट में लेट्स से लिखा है 3 6 9 और यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 4 5 6। आपने देखा कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर कुछ कॉमन आ रहा है, किसी भी एक रो या कॉलम में अगर कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो बाहर एज अ स्केलर। तो इसमें से हमने देखा 3 कॉमन है इस रो में से, तो पूरा 3 कॉमन ले लिया और क्या बचेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये दोनों तो एक्जेक्टली सेम होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो कॉमन लेना समझ में आया कैसे ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। yes sir जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइक ऑपरेशन है कि
किसी भी रो या कॉलम को इस तरह से ऑपरेशन लगा के चेंज कर सकते हैं, जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती उससे। जैसे मान लो लिखा हुआ है कुछ भी डिटरमिनेंट लिखा हुआ है A11 A12 A13 A2 A21 A22 A23 फिर 31 32 33। अगर मैं यहाँ पर क्या क्या रो या कॉलम ऑपरेशन लगा सकता हूँ, रो और कॉलम ऑपरेशंस क्या क्या लगा सकते हैं जिससे कि डिटरमिनेंट जो होता है फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम आएगा। तो क्या क्या है वो रो और कॉलम ऑपरेशन? तो जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो को इस तरह से लिख सकता हूँ, फर्स्ट रो प्लस माइनस कोई भी स्केलर ए मल्टीप्लाई करके R2 से ऐड माइनस कर सकता हूँ प्लस माइनस, और प्लस माइनस बी टाइम्स R3। मतलब आप क्या क्या लगा सकते हो, इसका एग्जाम्पल्स हो गए। आप ऐसे चेंज कर सकते हो, R1 गोज R1 प्लस R2 प्लस R3। आप ये भी कर सकते हो, R1 गोज R1 माइनस 2R2 प्लस 1/5 R3। ए और जो बी है वो क्या है हमारे, कोई रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, रियल। फिर R1 में ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ R1 प्लस 6R2 या R1 गोज R1 माइनस 2R3 ऐसे भी कर सकते हो। पर क्या रॉन्ग हो जाएगा, ये सारे ठीक है। क्या क्या रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने ऐसे कर दिया, R1 गोज R1 मल्टीप्लाइड बाय R2, ये नहीं करना, ये रॉन्ग है। R1 गोज R1 2R1 प्लस R2, ये भी रॉन्ग है। मतलब जिस रो को चेंज कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं करना 1 के अलावा, ठीक है। तो अगर ये ऑपरेशंस लगाता हूं मैं, रो या कॉलम ऑपरेशन, बिल्कुल कॉलम में भी इसी तरह से लगा सकते हो, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है। तो ये ऑपरेशन काम आएंगे जब हमें डिटरमिनेंट मान लो बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, जिसको अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करने बैठ गया कि कोफैक्टर निकाल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये रो या कॉलम ऑपरेशन फिर काम आएंगे वहां पे, और ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, एक sir. और है, एक और प्रॉपर्टी थी। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, लेट्स ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस 2x 3x y प्लस 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके, 1 3x y 1 2 3 4 5 6 प्लस क्या लिखेंगे 2x 0 2 1 2 3 4 5 6। तो आपने नोटिस करा जो फर्स्ट रो था उसको, उसमें मैंने मान लिया कि फर्स्ट जो एलिमेंट था A11 और A13, उनमें दो एलिमेंट्स ऐसे प्लस होके लिखे हुए, 1 प्लस 2x और y प्लस 2। 3x की जगह आपने ऐसे सोच लिया 3x प्लस 0 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करा, सेकंड और थर्ड रो में जो एलिमेंट्स है वो तो ऐसे एग्जैक्टली सेम रख दिए। फर्स्ट रो में एक बार आपने 1 3x और y ले लिया, और एक बार 2x 0 और 2 ले लिया। इस तरह से दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? बट ये जो ऑपरेशन लगाया ये किसी भी एक रो या एक कॉलम में एट अ टाइम एक ही बार लगेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर सेकंड रो में भी मान लो दो का सम लिखा होता, m प्लस n a प्लस बी या p प्लस क्यू, तो उनको भी ब्रेक कर देते, एट द सेम टाइम नहीं करेंगे ब्रेक, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ बेटा बोलो, किसी को डाउट? No, sir. अच्छा, अब एक और चीज, Sir, जब भी हम last डिटरमिनेंट row सॉल्व और करते हैं, columns में जब add किया, क्या बेटा? सर लास्ट रोज और कॉलम्स में 0 आएगा जब ऐड किया। लास्ट रो और कॉलम में ऐड करने पे क्या आएगा, इसमें बोल रहे हो सर बेटा? आपने लास्ट में, सर हाँ, आपने मैंने क्या किया? लास्ट में देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या सर किया, इधर लास्ट, मैंने सेकंड रो को और थर्ड रो को तो एग्जैक्टली सेम रखा। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स थे वो थे 1 प्लस 2x 3x और y प्लस 2। तो 3x को पहले ऐसे मान लो 3x प्लस 0 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रो में तो मैंने लिख दिया 1 3x और y, और जो सेकंड वाला है उसमें मैंने 2x 0 2 लिख दिया इस तरह से। सर नो, जो आपने सेकंड में लिखा हुआ हमें 1 मैट्रिक 2 3 डिटरमिनेंट, 4 हाँ 1 2 3 4 5 6 वो बोल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पर, यस सर। यहाँ पे क्या लिखना होगा, क्या कह रहे हो तुम? अच्छा तुम सोच रहे हो 0 0 आएगा यहाँ पे, यस ये कह रहे हो ना? नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि आप इनको ऐड करोगे तो, मतलब जैसे मैट्रिक्स ऐड करते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाता है अगर दोनों का ऑर्डर सेम है। यानी कि 1 1 वाला 1 1 के साथ ऐड हो जाता है दूसरे मैट्रिक्स के,
2 1 वाला 2 1 के साथ ऐड हो जाता है। डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं है, यही तो प्रॉपर्टी है, ये तो ऑब्वियस हो जाता, ये बताने की भी क्या जरूरत थी। ऐसे नहीं होगा जैसे आप कह रहे हो, क्लियर है? रॉन्ग हो जाएगा, वहां पे 0 नहीं आएगा। ये ऐसे नहीं हो रहा, कहीं सोच रहे हो पहले वाले रो में तो मैंने ऐसे कर दिया ब्रेक करके, लेकिन बाकी वाले जो रोज हैं जिनको मैंने सेम रखा उसमें ऐसे नहीं कि 1 + 1 करके 2 आ जाएगा, ऐसे नहीं है। करके देखो, एक एग्जांपल दूं। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ही ले लेते हैं, लेट्स से लिखा हुआ है 2 1 3 1 0 -1 4 1 1। चलो इसका एक डिटरमिनेंट निकाल दो पहले, क्या आएगा जल्दी से बताओ। 2 बाहर रखेंगे और को फैक्टर लिखेंगे। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला तो सभी को पता है ना, क्या होता है? Yes. डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है कोई भी रो ले लो और उसके कोफैक्टर से क्या कर दो, या कोई भी कॉलम ले लो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो a11 को c11 से, a12 को c12 से और a13 को c13 से। ये तो मैंने कैसे एक्सपेंड किया? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग किया। कॉलम के अलोंग कर रहे हो तो कॉलम वाले एलिमेंट्स जो भी आप कॉलम चूज कर रहे हो और उसके साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो समेशन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं पहले वाला कॉलम लेता तो पहले वाले कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर के साथ, जो कॉलम वाले के कोफैक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड अप करना है। तो 2 लिया मैंने, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूं, मतलब मैंने 2 लिया, तो 2 वाले का कोफैक्टर बताओ क्या आएगा? 0 × 1 करोगे माइनस ये करोगे, कितना आएगा? 0 + 1 कितना हो जाएगा? +1। फिर आप क्या करोगे? फिर क्या लोगे? फिर क्या लेते हो? यहाँ पर +1 लिया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1, और यहाँ पर इसका कोफैक्टर बताओ क्या आएगा? इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे? ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, तो 1 + 4 आएगा, कितना हो गया? 5। लेकिन प्लस नहीं, कैसा लिखोगे? माइनस। क्यों? क्योंकि -5 आया लेकिन कोफैक्टर तो नेगेटिव होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट 3 लिखा, अब इसका भी जल्दी से बता दो क्या आएगा? 3 वाले का क्या हो जाएगा? 1 - 0, 1 आएगा सिर्फ, है ना, पॉजिटिव। तो Yes. आंसर क्या आया? 2 - 5 + 3 कितना आ गया? 0 आ गया ना। ठीक है, यस सर। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2 1 3 1 0 -1 4 1 1। ठीक है, मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 + 1, 1 को लिख लेता हूँ 1 + 0 और 3 को लिख लेता हूँ चलो 2 + 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दूँ 1 1 2, बाकी एज इट इज, और फिर इसी तरह से जो बचा हुआ एलिमेंट रह गया 1 0 1 और बाकी एज इट इज, है ना। ये लिखा था ना मैंने पहले भी। ठीक Yes, है, sir. अब इन दोनों का एक डिटरमिनेंट निकाल के प्लस करो, देखो क्या आता है। निकालो, पहले वाले का निकालो, क्या आएगा? 1 बाहर रखा, 0 + 1 1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 बाहर रखा, अब क्या आएगा? पहले वाले का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं मैं। 1 बाहर रख के क्या आएगा? So, 4. 1 + 4 नहीं, 1 + 4 हो जाएगा ना। 1 1 और माइनस +4 5 आएगा। 5 कैसा? माइनस का लिख दूंगा ना, Yes. यस और सर। प्लस का 2 लिखा, 2 के बाद बताओ क्या आएगा? 1 आएगा सिर्फ, है ना। ठीक है, ये पहले का हो गया हमारा। अब दूसरे का करते हैं, इसका भी करते हैं। दूसरे वाले का बताओ क्या आएगा? 1 बाहर, प्लस कर रहे हैं। दूसरे वाले का क्या होगा? 1 बाहर, फिर क्या आएगा? 0 + 1, राइट, 1 आएगा। 0 वाले का तो अब लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 आएगा चाहे कुछ भी अंदर, और लास्ट में 1 के साथ बताओ क्या आएगा? लास्ट वाले का 1 आएगा सिर्फ, है ना। Yes, sir. तो आंसर देखो क्या है? 1 - 5 + 2 + 1 + 0 + 1 लिख रहा है। क्या आ गया आंसर? 0 आ गया। ठीक है, तो आपको सेकेंड रो और थर्ड रो जैसे मैंने करे, जिनको ब्रेक नहीं किया हमने, वो एज इट इज रहेंगे। ऐसे नहीं कि दूसरे वाले मैट्रिक्स में आप सोच रहे हो कि वो एलिमेंट प्लस हो जाते हैं। डिटरमिनेंट में ऐसे प्लस नहीं होते, क्लियर है? मतलब डिटरमिनेंट में ये मत कर देना कभी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका डिटरमिनेंट प्लस लिखा हुआ है 1 0 4 5, ऐसे मत कर देना, ये रॉन्ग है। ऐसे नहीं होगा 2 2 7 9, ऐसे मत कर देना, ये रॉन्ग है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं होता, मैट्रिसेस में ऐसा हो जाता है। पर मैट्रिक्स के लिए ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो होने चाहिए सेम ऑर्डर के होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, डिटरमिनेंट में तो ऑर्डर सेम नहीं है तो भी ऐड कर ही सकते हो, क्योंकि पहले वाले का डिटरमिनेंट निकाल दो, दूसरे वाले का निकाल दो, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स वाले डिटरमिनेंट होने चाहिए बस। तो पहला अगर 2/2 वाला डिटरमिनेंट है और दूसरा 3/3 वाला डिटरमिनेंट है, तब भी ऐड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे भी कुछ स्केलर नंबर आएगा, इससे भी कुछ रियल नंबर आएगा, उनको तो मैं ऐड कर ही सकता हूँ। पर मैट्रिक्स में ऐड करने के लिए ऑर्डर भी सेम होना जरूरी है, तभी ऐड होते हैं, नहीं तो ऐड नहीं होंगे।
ठीक है, क्लियर? यस ठीक है, अब आता है अच्छा, जो मेन जैसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो थोड़े से बताता हूँ। बाकी तो जैसे बेसिक्स होता है वो तो लाइक कर ही लेंगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, मोस्टली 3 वेरिएबल वाले, क्योंकि 2 वेरिएबल वाले तो तुम वैसे कर चुके हो, उसमें 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, याद है आपको? अगर a1x प्लस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल्स वाले होता था वो तो तुम 10th क्लास में सीख चुके हो, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर भी लिख देता हूँ क्या क्या थी कंडीशन। मान लो 2 इक्वेशन दी हुई है, जब लीनियर इक्वेशन बोलते हैं मतलब जो पावर होनी चाहिए x और y की, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए x और y, x1 x2 भी लिख कर दे सकता है वो y की जगह, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो कभी x1 x और y लिख देता है वेरिएबल्स में, कभी x1 x2 x3 इस तरह से दे देता है, 2 वेरिएबल होंगे तो x1 x2 दे देगा, तो सेम ही बात है। तो ये मान लिया 2 लीनियर इक्वेशन है, ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें आपको याद होगा पहला होता था, अब जब इनका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो याद है क्या बनता था इनका, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है ना भाई हमेशा। Yes. ग्राफ क्या बनेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइंस बनेगी। और स्ट्रेट लाइन जो होती है, 2 स्ट्रेट लाइन, ये कौन से प्लेन में है? 2 लाइंस 2D में 3D में? भाई 2D में होगी ना, तो कार्टेशियन प्लेन में ही है ना ये तो, है ना? एक्स और वाई सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं तो कार्टेशियन प्लेन वाली लाइंस है, मतलब एक पेपर पे जैसे हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई से लेकर। तो 2 लाइन कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि भाई पहला हो सकता है दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसी लाइंस आ जाए इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम क्या बोलते थे याद है? और कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या? b1/b2। अगर ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और दोनों एक पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, और वो पॉइंट दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन वाला, ये पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? Yes, sir. सेकंड होता था आपकी कैसी लाइंस बन जाती थी? Parallel. पैरेलल बन जाती थी। तो पैरेलल लाइन में क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होगी मतलब नो सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन निकलेगा ही, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट कॉमन नहीं होगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है? और अच्छा, जो पहले वाला सॉल्यूशन है, जो पहले वाला सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, उसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये वर्ड भी याद रखना, अभी आगे भी आएगा कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन के लिए वर्ड यूज करते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। और लास्ट तीसरे तरह की होती थी कि अगर एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ गई कोइंसाइड करके बिल्कुल सेम, फिर उनको बोलते थे हम कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन कैसे होते थे? उसको बोल देते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और कंडीशन क्या होती थी इसके लिए? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? यस Yes. Yes, sir. यहाँ तक आया सभी को समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ना लाइक ये तो हो गया 2D वाला, ये तो पढ़ चुके हो 10th में भी। तो अब आता है 3D में। अभी हमने वैसे वेक्टर और 3D करा नहीं है, तो वेक्टर और 3D करेंगे तो और थोड़ा सा लाइक समझाऊंगा क्या होता है। अभी बेसिक लाइक बताने के लिए, अगर आपने कुछ भी प्लेन की इक्वेशन लिखी, लाइन की इक्वेशन अभी नहीं कर रहे, प्लेन बता रहा हूँ, अगर 3D में अगर कोई प्लेन है तो उस प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाती है। प्लेन इन 3D ऐसे लिखा जाता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है। जैसे लाइन में हम लिखते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बस 3D में अगर लिखते हैं प्लेन की इक्वेशन तो ऐसे c के साथ क्या हो जाएगा? z आ जाएगा, और इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। ठीक है? तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। अभी हम प्लेन पूरा डिस्कस नहीं कर रहे, 3D जब करेंगे वेक्टर 3D तब थोड़ा और एलेबरेट करूंगा, तब तो हम करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है? तो जिसने पढ़ लिया वेक्टर 3D तो उसको पता है कि हाँ ये प्लेन की इक्वेशन होती है। तो अब अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर
इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हैं अगर, तो फिर इक्वेशंस कैसी होंगी? कुछ ऐसी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ऐसी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये जो मैंने बेसिकली लिखे हैं क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 3 क्या है? 3 प्लेन्स हैं। क्या है? 3 प्लेन्स इन 3D। ये मतलब 3 प्लेन की इक्वेशंस है 3D में, ठीक है। तो अगर 3 प्लेन दिए हुए हैं, अब जैसे मैंने लाइन बोला एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल हो सकती है या फिर कोइंसिडेंट होंगी, लेकिन जो प्लेन होते हैं 3D में, तो उनके लिए कंडीशन क्या क्या है भाई? यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है उसी में, कैसा होगा वो भी डिस्कस करेंगे। नो सॉल्यूशन कैसा होगा जब तीनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसा होगा। तो उसके लिए पहले सबसे पहले आता है, अभी हम प्लेन वाला वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं करते कि, क्योंकि अभी 3D हमने करा नहीं है, तो उसमें हमें फॉर्मुलाज, लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन वो भी नहीं पता। लेकिन मैंने बता दिया वैसे कि ये जो 3 वेरिएबल में जो आप लीनियर इक्वेशन लिखते हो, ये एक 3D प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहा मैं, ठीक है। जब वो वेक्टर 3D करेंगे तो थोड़ा सा उसके बाद समझाऊंगा, ताकि और थोड़ा समझ में आए तुम्हें अच्छी तरह से। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं और कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक रूल आता है पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो तुमने शायद सीबीएसई में नहीं पढ़ा होगा। जैसे अभी हमने जो पढ़ा है सीबीएसई में, उसमें ये पढ़ा था कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल गिवन है, तो उसको ऐसे लिख देते थे, याद है? ax इक्वल टू b, और फिर क्या निकालते थे? देन निकालते थे डिटरमिनेंट a। अगर डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है, देन उसके बाद x जो होता था वो आपका a इनवर्स b होता था। ये फॉर्मूला था जिसमें x क्या होता है? x आपका जो वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स है, x y z। a आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता था, जो सारे कोएफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 a3 ये सारे, और b जो होता है आपका वो कांस्टेंट वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है, d1 d2 और d3। याद है सभी को, है ना? और जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है वो ऐसी लिखी हुई है, ax इक्वल टू b, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखें, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो a इंटू एक्स करने पे मैट्रिक्स b आपका मैट्रिक्स आएगा। तो इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वाले मेथड से तो आप x की वैल्यू निकाल लेते थे ऐसे, कि अगर डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? a इनवर्स b होगी। ये क्लियर है सभी को? यस सर। इसमें भी कंडीशन क्या लिखते थे आप? इसमें कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जो मैंने ऊपर लिखा था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है वो भी आपका कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। नो सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों कंसिस्टेंट है। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू a इनवर्स b होता है। वो निकाल के हम सॉल्व कर देते थे। फिर आता है अगर आपका डिटरमिनेंट a 0 आ जाता है, तब क्या करते थे? तब फिर दो चीजें निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट a इंटू बी निकालते हैं। अच्छा, एडजॉइंट a इंटू बी अगर आपने निकाला और ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो कैसा होगा? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट a इंटू बी निकाला और ये भी 0 आ गया, तो कैसा होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? अभी करेंगे कि अच्छा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फिर निकाल के कैसे दिखाएंगे? वैसे सारे लिख तो नहीं सकते, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, पर लिखेंगे कैसे उसको, तो वो भी बताऊंगा। ये तो हो गया आपका जो अभी सीबीएसई में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आता है एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं क्रैमर रूल। ये पढ़ा नहीं है, ये सीबीएसई में बहुत बहुत साल पहले, मतलब मेरे ख्याल से जब मैं पढ़ता था 8-10 साल से भी शायद पहले, क्रैमर रूल करके था। तो वो पढ़ना है अभी अब जेई के लिए। तो क्रैमर रूल क्या कहता है? क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल कहता है कि अगर मान लो 3 इक्वेशन गिवन है हमें, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो यहां से हमें क्या करना है? सबसे पहले डेल्टा निकालना है, या d लिख देते हैं या डेल्टा लिख देते हैं, एक ही बात है। तो डेल्टा क्या होगा? ये डिटरमिनेंट क्या होगा? ये होगा आपका जो कोएफिशिएंट है x y z के, उनका उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो। मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फिर निकालना डेल्टा 1।
अब डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? डेल्टा 1 की जगह डेल्टा एक्स भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। चलो डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, चलो याद रखने के लिए। डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं? जो पहले वाला कॉलम है डेल्टा का, उसको चेंज कर दो किस कॉलम से? D1 D2 D3 से, मतलब पहले वाला जो एक्स के कोएफिशिएंट है वो वाला जो कॉलम में था उसको चेंज कर दो। D1 D2 D3 लिख दो, बाकी एज इट इज B1 B2 B3 C3 C2 C1, ठीक है। यहाँ तो किसी को डाउट? इसी तरह से डेल्टा वाई और इसी तरह से डेल्टा जेड निकाल लेना। क्लियर है? डेल्टा वाई कैसे निकलेगा? वाई वाले कोएफिशिएंट की जगह D1 D2 D3 आ जाएगा और डेल्टा जेड की जगह क्या आ जाएगा? जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसकी जगह D1 D2 D3। अब उसके बाद क्या करना है? जो x की वैल्यू होती है, x जो x है आपका, y और z इन तीनों की वैल्यू क्या होती है? x होता है आपका डेल x, ये डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा, y होता है आपका डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा और z होता है आपका डेल्टा z डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, नहीं लिखा हुआ तो या नहीं पता है तो, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा तो याद रहना चाहिए तुम्हें। लिख लो जल्दी से, लिख लिया सभी ने? नो Yes, सर। sir. ठीक है, अब आता है नो सर, थोड़ा कंसिस्टेंट। ऊपर करना। अच्छा लिख लो। देखो याद रखने का इजी तरीका है वैसे, मतलब लर्न हो जाएगा जल्दी से, कि डेल्टा निकाला तो कैसे हमने डिटरमिनेंट, जितने भी कोएफिशिएंट थे उसका एक क्या बना दिया मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। डेल्टा एक्स जब निकाला तो फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया, डेल्टा वाई में सेकंड कॉलम को चेंज कर दिया और डेल्टा 3 में जेड वाले कोएफिशिएंट को चेंज करके D1 D2 D3 लिख दिया। ठीक है, डन सर। क्लियर? अब कंडीशन में लिख लो, पहला आता है अगर कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, उसके लिए क्या होगा? इसका मतलब क्या है पहले बात समझ लो। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और कैसा? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक जरूर होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होगा। अब वन सॉल्यूशन मैंने क्यों लिखा एटलीस्ट? क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो एक ही आएगा, और इनफाइनाइट है तो भी क्या होता है हमारा? यूनिक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही होता है, तो इसलिए मैंने एटलीस्ट लिख दिया, मतलब एक आएगा या ज्यादा आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? फिर आता है सेकंड, इनकंसिस्टेंट। आपको पता है क्या होता है इनकंसिस्टेंट में? क्या होगा? नो सॉल्यूशन भाई, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। थर्ड हो गया, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या मतलब इसका? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सारे के सारे जो एक्स वाई जेड है वेरिएबल्स, ये होता है वो सारे जीरो है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर सारे ही जीरो आ जाते हैं, क्लियर? और एक होता है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल में क्या होगा? इसका वही उल्टा। नॉन ट्रिवियल का मतलब है कम से कम एक एक्स वाई जेड में से, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक्स और वाई जीरो जेड जीरो नहीं हो, तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। एटलीस्ट वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज नॉन जीरो। भाई इनमें से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। दो जीरो हो जाए, एक नॉन जीरो तो भी चल जाएगा, लेकिन सारे जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका? जितने भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें में इंक्लूड ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैंने बोला वैसे तो क्या होगा? इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हो सकता है ट्रिवियल सॉल्यूशन भी इसी का पार्ट हो। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब करते हैं क्वेश्चन, और कंडीशन क्या है? अब कंडीशन लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि हम जब बोलेंगे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या बात कर रहे हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब आती है कंडीशन। कंडीशन क्या है? पहला केस है, इफ आपने डेल्टा निकाला, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आपने पहले वाला वो जो डिटरमिनेंट था वो निकाला, देन जो आपके एक्स वाई और जेड है, सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकाल ली आपने और वो जीरो नहीं आती, एंड और उसके साथ साथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ऑल आर जीरो। ये तो जीरो ही होंगे, क्यों होंगे जीरो? अच्छा नहीं, जीरो हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। तो हमने दो कंडीशन चेक करी भाई। क्या पहली क्या कंडीशन चेक करी? पहली कंडीशन हमने चेक करी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा जो है आपका पहले वाला जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा। ठीक है ये बात? फिर दूसरी Yes, बात,
डेल एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से एटलीस्ट कर दो इसे, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। अगर इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है कोई एक, तीनों भी हो सकते हैं नॉन जीरो, 2 जीरो एक नॉन जीरो आ गया तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। लिख लो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी कैसा, एन विल बी नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, डेल्टा निकाला हमने और वो नॉन जीरो आ गया, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा वाई जेड में से तीनों निकाले, लेकिन उन तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो है, अगर सारे नॉन जीरो है तो बहुत अच्छी बात है, 2 नॉन जीरो है तो अच्छी बात है, कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर ऐसा है तो वो कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन। और कैसा सॉल्यूशन होगा वो, नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक है भाई। Yes, sir. अच्छा, अब आपको ये समझ में भी आ रहा होगा ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो क्या लिखी थी, एक्स वाई जेड की, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड में मैंने डेल्टा सबसे डिवाइड करा हुआ, राइट। तो पहली बात तो जो डिनोमिनेटर में आप लिख रहे हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो आंसर आएगा, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। अच्छा, दूसरी बात, अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड जो न्यूमरेटर में लिखे हैं उन तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो है और 2 बाकी चलो जीरो कर दिए, तो 2 तो आंसर जीरो आ जाएंगे, मतलब वाई और जेड मान लो जीरो आ गए, लेकिन डेल्टा एक्स जीरो नहीं था और डेल्टा भी जीरो नहीं था, तो एक्स की कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो फिर वो कैसा सोल्यूशन मानेंगे उसे मानेंगे हम क्या, यूनिक। कैसा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन में तो तीनों ही जीरो हो जाते थे। तो अगर अब आपको समझ में आता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों जीरो होते तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, पहली बात जो ये लिखी है ये तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि डेल्टा जो है आपका पहले वाला डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, सभी को आया समझ में। Yes, sir. सेकंड केस इसी का आगे लिख दो बस कि इफ ये भी जीरो है, डेल्टा एक्स भी जीरो, ये जीरो नहीं है, बट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये तीनों ही जीरो है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट यूनिक। और कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्या होगा, तीनों ही क्या होंगे, जीरो आएंगे। क्लियर है, Yes, sir. एक्स वाई जेड तीनों ही जीरो आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप नोटिस करो, अगर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं है लेकिन न्यूमरेटर पार्ट सारे जीरो आ गए, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, मैं लिख के दिया था ना यहाँ पे, कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट, No, sir. ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब आता है एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, लेट्स से पूछ लिया। अच्छा, पहले एक और चीज बता देता हूँ, होमोजेनियस वाली इक्वेशन भी बता देता हूँ, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो ये कैसी होगी, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसा लिखा होगा, इक्वेशन मतलब ऐसे लिखी होंगी, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। d1 की जगह क्या होगा, d1 की जगह 0 होगा, मतलब राइट साइड पे जो मैं d1 d2 d3 लिख रहा था वो सारे 0 होंगे, तो इनको बोलते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर ऐसा लिखा मतलब ये सारे राइट साइड पे जो लिखे हैं कांस्टेंट, ये क्या है, सारे अगर 0 है तो इनको बोलते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, Yes, ठीक है sir. भाई। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें केस क्या होगा, इफ आपने निकाला डेल्टा और डेल्टा क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्स वाई जेड की तो वैल्यू वही रहेगी, क्या थी याद है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, और डेल्टा जेड बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा। अच्छा, डेल्टा तो चलो नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। अब
मुझे बिना निकाले अगर मुझे पता करना है कि डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा वाई कितना आएगा और डेल्टा जेड कितना आएगा, कोई बताएगा कितना आएगा? इसमें एक ही वैल्यू आएगी। क्या आएगी? सारे जीरो आएंगे। क्यों आएंगे जीरो? क्योंकि आपको याद होगा डेल्टा एक्स निकालते कैसे थे? डेल्टा एक्स निकालने का क्या तरीका था? आप फर्स्ट कॉलम को चेंज कर देते थे किससे? जो यहाँ पर D1 D2 D3 लिखा हुआ है, जो ये D1 D2 D3, पर ये तो सारे जीरो हैं। तो जब इंटरचेंज मतलब चेंज करोगे, फर्स्ट कॉलम को सारे जीरो लिखोगे तो आंसर जीरो ही आना है डेट में। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर पहला कॉलम आपने जीरो कर दिया तो सारा डेटमेंट जीरो आएगा, तो डेल्टा एक्स भी जीरो आएगा, डेल्टा वाई भी जीरो आएगा और डेल्टा जेड भी जीरो आएगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो अगर ऐसा है तो फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसी होगी? देयरफॉर कैसा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट होगा, यूनिक। और कौन सा यूनिक होगा? यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा बस, है ना? Yes, sir. मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही जीरो आ जाएंगे बस, और कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है? Yes, sir. और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है अगर इफ डेल्टा जीरो आ गया, आपका क्या आ गया? जीरो आ गया, तब क्या होगा? देन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैव कैसा होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये भी कैसा होता है? कंसिस्टेंट ही होता है। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. इनफाइनाइट जनरली क्या? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऊपर वाला तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये कैसा होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब एक्स वाई जेड सारे जीरो नहीं, उसके अलावा और भी निकलेंगे। क्लियर है? बोलो, Yes. यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया सभी को समझ में? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, आगे चले। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन करें। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अच्छा, मैंने ऊपर क्रैमर रूल में मैंने होमोजेनियस के लिए तो बता दिया कि अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। डेल्टा अगर जीरो है तो आपका कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, नॉन ट्रिवियल। ऊपर जो करा था ये तो होमोजेनियस के लिए हो गया। इसमें हमने क्या करा था? इसमें दोनों केसेस हमने नॉट इक्वल टू जीरो वाले करे थे, राइट? है ना भाई? अब इसमें अगर जीरो आ गया डेल्टा की वैल्यू, तब क्या करेंगे? ये नहीं करा ना हमने? ये बता दिया मैंने, ये वाला भी नहीं No, बताया sir. ना? हाँ, तो इसके लिए भी लिख लो कि अगर D1 D2 D3 लिखा हुआ मतलब होमोजेनियस नहीं है, तब फिर कैसे सॉल्व करेंगे अगर डेल्टा जीरो आ जाता है हमारा? तो ये लिख लो। ये वाला करा रहा हूं, कौन सा? ये रहा। इसके आगे यहाँ थर्ड में लिख लो। तो पहले वाले मैंने क्या बोला? अगर डेल्टा आपका जीरो नहीं है तो, और एटलीस्ट मैंने क्या बोला? एटलीस्ट इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्या नॉन जीरो, तो आपका सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यूनिक। अच्छा, डेल्टा जीरो नहीं है लेकिन वो तीनों जीरो आ गए, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, जो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। अब है कि अगर इफ डेल्टा जीरो आ गया, क्या आ गया? डेल्टा क्या आ गया? जीरो आ गया। एंड साथ में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये तीनों भी क्या आ गए? जीरो आ गए। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये तीनों भी जीरो आ गए। तो इसके लिए फिर क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? Yes, sir. और अगर इन तीनों में से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से एक भी अगर नॉन जीरो है, एक भी नॉन जीरो है, नीचे लिख रहा हूं या यहां लिख देता हूं फोर्थ करके, इफ डेल्टा जीरो आ गया और आपका इफ एंड वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। No. नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आता है, तो ये कंडीशन है, मतलब सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई? नहीं तो कर नहीं पाओगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, और ये ज़्यादातर टिपिकली आ जाता है, मतलब पेपर में ज़्यादातर इससे ही रिलेटेड पूछते हैं, क्वेश्चन पक्का आता है। तो क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से हमें दिया हुआ है
समझ में आ जाएगा। इसमें सारे केसेस करा देता हूँ एक एक करके। मान लो लिखा हुआ है 3 इक्वेशन लिख लो, ऐसे लिखिए 2x प्लस ay प्लस 6z इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन दे दी, a लिखा हुआ है। फिर सेकंड इक्वेशन में लिख दिया x प्लस 2y प्लस bz इक्वल टू 5 और x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं। और हमें फाइंड करना है, फाइंड a कॉमा b फॉर कंडीशन दी है। पहला लेते हैं केस, पहला केस लेते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। उसने कह दिया कि भाई नो सॉल्यूशन अगर है तो फिर a और b की वैल्यू बताओ किन वैल्यूज के लिए नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहले नो सॉल्यूशन के लिए से पहले हम पहले डेल्टा निकाल लो, कितना आएगा बताएगा कोई जल्दी से। 2 1 1 a 2 1 और 6 b 3, ये हमने कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स लेकर उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। बताओ क्या आएगा, ओपन करो इसे, क्या आएगा। 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा 6 minus b 6 माइनस b है ना, b आएगा b है ना। ठीक है, फिर माइनस का a बाहर रख दिया। अच्छा माइनस की जगह चलो प्लस ही लिख लो, क्या आएगा 3 माइनस b है ना, 3 माइनस b का नेगेटिव करोगे तो b माइनस 3 हो जाएगा, राइट। ठीक है, और 6 बाहर रखा तो क्या आएगा 1 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 12 माइनस 2b प्लस का ab माइनस 3a और प्लस का या माइनस का आएगा, राइट, माइनस का 6। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 6 माइनस 2b प्लस ab माइनस का 3a। फैक्टराइज हो रहा है क्या, चेक करो, पहले वालों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 माइनस b और प्लस का अगर हम लेते हैं कॉमन, क्या a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा b माइनस 3। अच्छा b माइनस 3 और 3 माइनस b में से अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं एक में से तो उल्टा लिखा जा सकता है ऐसे, माइनस a कॉमन लेकर 3 माइनस b, तो ये पूरा 3 माइनस b कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2 माइनस a। ठीक है, फैक्टराइज हो गया। अगर फैक्टराइज हो सकता है तो कर लेना फैक्टराइज, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। उसने क्या बोला था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए किसी को याद आ रहा है क्या कंडीशन थी, बताओ भाई। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन, अगेन क्या होता है सर, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हाँ इनकंसिस्टेंट, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी कि भाई कम से कम पहला होता है कि डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या आना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, पहला क्या था बताओ। नहीं पहला, एक मिनट So 0. हाँ 0 आता है ना, ये रहा। अगर नॉट इक्वल टू 0 था फिर तो यूनिक हो जाता है या यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ये था ना। अगर डेल्टा आपका 0 आता है और उसके बाद आपको चेक करना है इनफाइनाइट के लिए या नो सॉल्यूशन के लिए, तो इनफाइनाइट के लिए तो सारे 0 होते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए लिखा है कि पहले डेल्टा 0 होना चाहिए और डेल्टा x डेल्टा y या डेल्टा z में से कोई एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। Yes, sir. कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए उनमें। तो अब क्या होगा, पहले डेल्टा को 0 रखें, तो इसको 0 रख के क्या आएगा आंसर फॉर नो सॉल्यूशन। डेल्टा 0 रखोगे तो क्या आ गया, b की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू 2 आ गई, राइट। ये ठीक है, ये ठीक है भाई। Yes, sir. अगर मैं डेल्टा जो मैंने निकाला है डिटरमिनेंट, वो अगर मैं 0 रखता हूं तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 2। यहां तक सभी को क्लियर है। Yes, sir. और क्या होना चाहिए, इफ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x डेल्टा y या डेल्टा z नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होता था आपका नो सॉल्यूशन होता था, राइट, याद है। तो अब क्या करोगे अब आप, Yes. तो अब आप क्या करोगे, पहले निकालोगे डेल्टा x, निकालो भाई डेल्टा x। कैसे निकालोगे डेल्टा x, जो फर्स्ट कॉलम है उसको चेंज कर दो। फर्स्ट कॉलम को किससे चेंज करेंगे बताओ, 8 5 और 4 से। 8 5 4 चेंज कर दिया और बाकी एज इट इज, बाकी क्या था, बाकी था 2 8 2 1 और भाई 6 b3 ठीक है, ये था क्लियर है। Yes, sir. इसको जब सॉल्व करोगे तो इससे भी कुछ आंसर आएगा, बताओ क्या आएगा, जल्दी से करके ओपन करो इसका डिटरमिनेंट, कोई बताएगा क्या आएगा। 8 into 6 times b. 8 into 6 minus b, ठीक है, माइनस ए लिख देता हूँ, माइनस पहले बाहर निकाल दिया मैंने। अब क्या आएगा 15 माइनस 4b और Yes. प्लस का 6 बाहर रखेंगे तो
5 माइनस 8, 5 माइनस 8 कितना हो गया? -3। -3 ठीक है, Yes, sir. सॉल्व करके क्या आएगा? 48 माइनस 8b माइनस का 15a प्लस का 4ab और माइनस का 18, तो कितना आ गया? 30 माइनस 8b माइनस 15a प्लस 4ab। जल्दी से फैक्टराइज करो, हो रहा है तो क्या आएगा? पहले दो में से क्या कॉमन है? 30 और 8 में से 4 या 2 आएगा सिर्फ, है ना? 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 15 माइनस 4b। माइनस का क्या कॉमन ले लें? ए तो कॉमन है, बस Yes, sir. 15 माइनस 4b हो गया फैक्टराइज, सेम आ रहा है। तो ये आ गया भाई 15 माइनस 4b और साथ में 2 माइनस ए। ठीक है, यहां तक? Yes, sir. इसी तरह से हमने क्या करा, मान लो डेल्टा वाई निकाल दिया और डेल्टा जेड निकाल दिया, ये भी सॉल्व कर दिए। चलो पहले डेल्टा वाई निकाल ही दो, कितना आएगा बताओ? डेल्टा वाई आएगा, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा जो था 2 1 1, ये एज इट इज रखेंगे। सेकंड के लिए जगह क्या लिख देंगे? 8 5 4 लिख देंगे और लास्ट की जगह 6 b 3 ही रहेगा। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. बताओ जल्दी से क्या आएगा? 2 टाइम्स 2 बाहर लिया, फिर 15 minus b. 15 माइनस 4b माइनस का 8 बाहर, 3 माइनस b और प्लस का 6 बाहर, 4 माइनस 5 माइनस का 1, तो ये आ गया हमारा 30 माइनस का 8b माइनस का 24 प्लस का 8b माइनस 6। सॉल्व करके कितना आएगा? 30 माइनस 6 हो गया 24 माइनस 8b, अच्छा 24 और एक और था, ये तो 30 30 पूरा ही कट गया। तो क्या बचेगा भाई? माइनस का 8b, ए कहाँ चला गया भाई इसमें? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? यही आएगा? नहीं, ये भी कट गया ना भाई, तो कट ही गया। Yes, sir. कितना आ गया आंसर? ये तो 0 ही आ गया ना। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या थी? Yes, कोई sir. एक डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से अगर नॉन जीरो है तब कंडीशन हमको बोलते थे नो सॉल्यूशन। तो चलो ये तो 0 ही आ गया, पता लग गया एग्जैक्टली। डेल्टा जेड भी निकाल दो, क्या आएगा? डेल्टा जेड पहला एज इट इज, सेकंड को भी एज इट इज रखना है। क्या था? a21 और लास्ट को चेंज कर देंगे। लास्ट क्या हो जाएगा? 8 5 4। चलो बताओ क्या आएगा? इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2 बाहर, 8 minus 5 3 ठीक है, माइनस का a बाहर, फिर 4 minus 5 4 माइनस 5 माइनस 1, फिर 8 बाहर, फिर 1 1 माइनस 2 माइनस minus 1। 1 ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? 3 आया, 3 2 6 प्लस का a और माइनस का 8। ये ठीक है? Yes, sir. तो हमारा आंसर क्या आ गया? इसको सॉल्व करके फाइनल आ गया a माइनस 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे तीनों आ गए। क्या क्या आ गए? डेल्टा एक्स आ गया, कितना आया था भाई? डेल्टा एक्स आया था 15 माइनस 4b 2 माइनस a। Minus a. डेल्टा वाई की तो एग्जैक्टली वैल्यू आ गई 0 और डेल्टा जेड आया हमारा a माइनस 2। ठीक है, अब हमारा नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा तो 0 है, वो तो आ ही गया था हमारा। उसमें वैल्यूज क्या आई थी हमारी? बताओ क्या आई थी? b 3 आया था, a 2 आया था जब हमने डेल्टा एक्स को 0 रखा था। b की वैल्यू 3 आई थी और a की वैल्यू 2 आई थी, ये याद रखने। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? मान लिया a की वैल्यू 2 है, अगर हम क्या लेते हैं? अच्छा, नो सॉल्यूशन के लिए अब कैसे सॉल्व करूं इसे? बताओ क्या करें? नो सॉल्यूशन के लिए कैसे सॉल्व करें? अब या तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा वाई तो चलो 0 है ही पक्का कंफर्म है, या फिर डेल्टा जेड 0 होगा। राइट, यही होगा ना? ये ठीक है? Sir, इसमें एक वाली बुक करेंगे. Yes, sir. अब आप सोचो, मैंने बोला था कि अगर इनफाइनाइट होता तो इनफाइनाइट में तो तीनों ही 0 होंगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए अगर डेल्टा वाई की वैल्यू 0 आ गई तो डेल्टा एक्स या डेल्टा जेड में से कोई एक 0 होगा। राइट, ये क्लियर है? Yes, है ना? sir. तो अगर Yes, sir. मैं डेल्टा एक्स को 0 रखता हूं तो उससे क्या आएगा? उससे आएगा a की वैल्यू 2 आएगी या फिर b की वैल्यू 15/4 आएगी। ठीक है, और डेल्टा y को 0 रखते हैं तो क्या आएगा? डेल्टा y तो 0 आएगी, सॉरी। ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ डेल्टा z को 0 रखेंगे तो क्या आएगा भाई? बताओ, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। राइट, Yes, sir. तो आपने एक चीज नोटिस करी कि अगर a की वैल्यू 2 रख दी, अगर a की वैल्यू हमने 2 रख दी तो ये तो तीनों ही 0 हो जाएंगे, है ना? तो ये बात कंफर्म हो गई कि देयरफॉर a कैनॉट बी इक्वल टू 2। ये बात समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो सारे ही 0 हो जाएंगे और फिर तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा, तो वो तो नहीं होना चाहिए। तो a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है, ये कंफर्म हो गया। तो फिर b की वैल्यू क्या होगी जो निकली है? कितनी थी याद है?
3. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो नो सॉल्यूशन के लिए मैं पूछूं Yes, क्या sir. कंडीशन होनी चाहिए? तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आई है, नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन आपका जो ए होना चाहिए वो 2 बस नहीं होना चाहिए और बी की वैल्यू 3. क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है. अब इसके बाद आता है अगर मैं बोल देता सेकंड केस, लेट्स से यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता? यूनिक सॉल्यूशन. अगर मैं कह दूं कि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती थी बताओ? यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0. तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो डेल्टा हमने निकाला था कितना आया था? याद है किसी को? डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी? डेल्टा आया था हमारा ये आया था फैक्टराइज करके 3 माइनस बी और 2 माइनस ए. 0. 3 माइनस बी और 2 माइनस ए ये आई थी. यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप क्या कह रहे हो कि ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो यानी कि इसका मतलब हुआ बी की वैल्यू 3 भी नहीं होनी चाहिए और ए की वैल्यू 2 भी नहीं होनी चाहिए. आई समझ में बात? Yes, sir. Yes. तो ये तो Yes. एकदम ही खत्म हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा. यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर आ जाता पेपर में तो आप क्या करोगे? बस फैक्टराइज करके नॉट इक्वल टू 0 रख के बता दोगे कि बी और ए की वैल्यू बस ये नहीं होनी चाहिए, इनके अलावा अगर कुछ भी है ए और बी की वैल्यू तो हमेशा कैसा सॉल्यूशन होगा? कैसा सॉल्यूशन होगा? Unique. यूनिक होगा. ठीक है. और थर्ड एक और होता था क्या? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इसके लिए क्या कंडीशन थी याद है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए बताओ. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता था? डेल्टा 0 होता था और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये भी क्या होते थे? 0. तीनों. अच्छा, हमने डेल्टा जब 0 रखा था तो यहां से क्या आया था? ए की वैल्यू आई थी 2 और बी की वैल्यू आई थी 3. ठीक है, यही आया था ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है. फिर आगे और क्या लगाएंगे कंडीशन? अब डेल्टा वाई तो हम निकाल ही चुके हैं, वो तो 0 आया ही था, उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ क्या आई थी? डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी हमारी 15 माइनस 4b और 2 माइनस ए. 15 माइनस 4b इंटू में 2 माइनस ए. ये भी 0 रख दो तो यहां से क्या आएगा? ए की वैल्यू 2 आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू क्या आएगी? 15/4. और अगर डेल्टा जेड को Yes, 0 रखें sir. तो क्या आएगा? डेल्टा जेड को 0 रख के क्या आएगा? डेल्टा जेड की वैल्यू आई थी a माइनस 2. a माइनस 2 और इसको 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी. तो आपने एक चीज नोटिस करी आपने कि a 2 है यहाँ पर, डेल्टा y तो पहले से 0 था, और अगर मैं a की वैल्यू 2 रखता हूं तो डेल्टा x की वैल्यू भी 0 आएगी और a की वैल्यू 2 रखता हूं तो डेल्टा z भी 0 आएगा, जो कि कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है. तो a तो कंफर्म हो गया ना, क्या होना चाहिए? फॉर इनफाइनाइट 2. मैनी सॉल्यूशन भाई a की वैल्यू तो 2 होनी चाहिए. अब लेकिन b के बारे में क्या बोले? अब b के बारे में क्या बोले? अब b के बारे में हम बताओ कैसे बताएं. एक जगह b की वैल्यू 3 आ रही है और यहां से b की वैल्यू आ रही है 15/4. तो फिर b के बारे में हम बता सकते हैं क्या होगा? बताओ. अच्छा, ये जो a2 है और b3 है तो ये और है, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब मैंने डेल्टा निकाला था तो वो प्रोडक्ट था इन दोनों का, ये 3 माइनस बी और 2 माइनस ए. तो दोनों में से अगर कोई भी होगा तो आंसर डेल्टा तो 0 हो जाएगा. मतलब दोनों पे डिपेंड नहीं करता, कोई एक भी अगर 0 होगा तो भी हो जाएगा 0. ये ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि दोनों ही होनी चाहिए तभी होगा. अगर b की वैल्यू 3 हुई तो भी 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 हुई तो भी 0 हो जाएगा. तो आपने a तो 2 बोल ही दिया, तो a 2 रखने से अब b अगर 0 नहीं भी है तो भी आंसर डेल्टा तो 0 ही आएगा. अब लेकिन आपका जो डेल्टा z था, डेल्टा y और डेल्टा x वो भी तीनों 0 होने चाहिए. तो आपने देखा डेल्टा x की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर a की वैल्यू 2 रखते हैं, हाँ आ जाएगी. चाहे b की वैल्यू कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो. अच्छा, डेल्टा y तो 0 था ही और डेल्टा z में तो b की वैल्यू निकली नहीं है. तो b की वैल्यू बताओ क्या होगी? फिर आंसर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, Yes, sir. क्योंकि अब b पर तो b चाहे 3 हो तब भी ठीक है, 15/4 हो तब भी ठीक है. ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये जो a और b निकाल रहे हैं और करके निकल रहा है कि भाई a 2 हो या b की वैल्यू 15/4 हो तो आंसर 0 आ जाएगा. और का मतलब होता है कोई एक ट्रू हो तो भी चल जाएगा, दोनों ट्रू हो तो भी चल जाएगा. लेकिन अब b की वैल्यू कोई एक मैच तो नहीं कर रही ना, या ऐसा तो कंपल्शन नहीं आ रहा ना कि b की वैल्यू यही होनी चाहिए तभी आपका डेल्टा 0 होगा, डेल्टा x 0 होगा, डेल्टा y और डेल्टा z. तो मैंने देखा कि अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं तो डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी, हाँ आ जाएगी. डेल्टा y की वैल्यू पहले से 0 है, डेल्टा x 0 आएगा, हाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 2 रखकर b चाहे कुछ भी हो 0 ही आएगा. और डेल्टा z में a की वैल्यू 2 रखने पर उसमें 0 आएगा, हाँ वो भी आ जाएगा. तो a की वैल्यू कंफर्म होगी और b की वैल्यू कुछ मतलब कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा ही क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. क्लियर है? Yes, sir.
तो ये तीनों केसेस हमने पढ़ लिए कि इस तरह से क्वेश्चन अगर आएंगे पेपर में आते हैं तो ये तीनों कंडीशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग में तो कुछ ज्यादा इतना है नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लिखने में। ये मैंने तीनों एक साथ करा दी इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये यस सर। तो तीनों आई थिंक एक साथ करके लाइक क्लियर हो गया होगा कैसे निकालने अगर इस तरह से अननोन्स आते हैं तो इस तरह से सॉल्व करने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और कराऊंगा, होमोजेनियस वाले भी कराऊंगा, थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी अपने मैटर्स डिटरमिनेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो बेटा लर्न करके रखना ताकि टाइम वेस्ट ना हो कि मुझे बतानी ना पड़े। ठीक है, यस सर। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो नहीं करी हैं हमने, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो लर्न करके उनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके यस, चलो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।